हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया ईएसआर में अगला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी और इसके अलावा हेलोजिनेशन की रिएक्शन भी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अब देखो कि इसमें क्या बच गया। ईएसआर मैकेनिज्म जो है ना, इसमें क्या बच गया हमारे पास। एक तो नाइट्रेशन की रिएक्शन, एक सल्फोनेशन, एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। या फिर यूं कहो कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शंस है, ये सारी चीजें हमारे पास जो है बची हुई है। कंप्लीट कर लेते हैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन। आज का मेन टॉपिक जो है वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है। स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रेशन से। ठीक है, देखो जी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में हम कौन सी स्पीसीज का नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन का मतलब एक तरीके से होता है NO2, है ना, कि NO2 का आपको एक तरीके से क्या करना है, एडिशन करना है। या यूं कहो कि जो NO2 है वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। किसका किसका नाइट्रेशन हमें करवाना है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन हम करवाएंगे ही करवाएंगे। बेंजीन के अलावा जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो है फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, इनका नाइट्रेशन हम करवाएंगे। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन भी जो है बेंजीन में ही आ जाएगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो जी नाइट्रेशन क्या होता है, तो बहुत ही आसान सा काम है कि यार नाइट्रेशन में बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, तो बेंजीन को आपको ट्रीट करना है, या फिर जिस भी कंपाउंड का नाइट्रेशन आपको करवाना है उस कंपाउंड को आपको ट्रीट करना है नाइट्रेटिंग या नाइट्रीफाइंग मिक्सचर के साथ। ठीक है, नाइट्रीफाइंग, हाँ तो नाइट्रीफाइंग मिक्सचर। ठीक है, या फिर इसको आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोल सकते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक, और भैया ये देखो कि होगा क्या, ये तो अभी हम बात करेंगे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा होता है ना। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रीफाइंग मिक्सचर होगा ना, इससे आपको मिलेगा NO2 प्लस, और ये ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आपको जितने भी मैं ESR रिएक्शंस बता रहा हूं ना, सारी की सारी ESR रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग स्पीसी है, उसका खास ध्यान में रखना कि यार अटैक कौन करेगा। तो यहां पर जो अटैकिंग स्पीसी कौन सी है, वो है भैया जी NO2 प्लस। और जब ये अटैक होगा तो बेंजीन पर जो है वो जुड़ेगा क्या, NO2। कहने का मतलब यहां पर बनेगा भैया जी नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन के नाइट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। सबसे जो कॉमन नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, या यूं कहो कि सबसे बेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है, वो हमारे पास होता है भैया जी H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, तो देखो कि बेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक, ये हमारे पास होता है H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस साथ में HNO3, और इनका जो रेशियो है ना, ये होता है कितना, 1:1। और यूं मान लो कि ये दोनों मिलकर जो है वो आपको क्या देंगे, क्या प्रोवाइड करवाएंगे, NO2 प्लस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी कई नाइट्रेटिंग मिक्सचर होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे, है ना। लेकिन ये सबसे कॉमन है H2SO4 और HNO3, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं। तो अब आप समझो कि आखिर जो है वो इनसे NO2 प्लस कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, यही हमारा मेन टॉपिक है, जनरेशन। क्योंकि यहां से जो है ना कई आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अपना कैसे जनरेट होता है इन दोनों के मिक्सचर से। भैया जी हमें पता है कि H2SO4 और HNO3 में से H2SO4 जो है वो क्या है, अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, H2SO4। सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो H2SO4 तो क्या करेगा भैया जी, H+ रिलीज करेगा। तो H2SO4 ने सबसे पहले H+ रिलीज किया, और जो भी कोई H+ रिलीज करता है, साथ में है HSO4-। किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई H+ रिलीज करता है तो वो क्या होता है, ब्रोस्टेट एसिड। तो यहां पर H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रोस्टेट एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो H+ रिलीज कर रहा है। भैया जी जो HNO3 है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और ये HNO3 क्या करेगा, इसी H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये वाला जो ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये इसको लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ओवरऑल HNO3 ने क्या किया, एक लोन पेयर देकर, मतलब H+ ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया और HNO3 ने जो उसको लोन पेयर दिया है। तो यहां पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या बन रहा है, ये है अपने पास वाटर H2, और ये होता है गुड लिविंग ग्रुप।
गुड लिविंग ग्रुप। भैया जी ये लिविंग ग्रुप क्या होते हैं ना, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो सारी चीज़ें हम जो है वो एनएसआर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब एनएसआर स्टार्ट करवाएंगे तो लिविंग ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। तो ये H2 एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब आसानी से मॉलिक्यूल को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर, और पीछे जो है वो एक अपने पास पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, और ये है NO2 प्लस, ठीक है। और ये ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो नाइट्रेशन में आपको ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है, या इसको नाइट्रेटिंग स्पीसी भी बोलते हैं, नाइट्रेटिंग स्पीसी। तो क्वेश्चन कई बार आपको ये पूछ लेता है कि भैया जो अपने पास ये होता है, ये रिएक्शन है नाइट्रेशन में, नाइट्रेटिंग स्पीसी क्या होती है, NO2 प्लस इज ओवर नाइट्रेटिंग स्पीसी इन नाइट्रेशन। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो है भैया अपने पास क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। फिर देखो अब आगे क्या रिएक्शन होनी है, आगे तो वही रिएक्शन होनी है, क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो अब आगे रिएक्शन होगी कौन सी, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास बेंजीन है ना, और सबसे पहले क्या होगा, NO2 प्लस का बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, बेंजीन रिंग ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ये आया NO2, और ये जो है वो हमारे पास एक तरीके से बीच में जो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनता है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो बना, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि भैया ये तो जो है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो लास्ट में अपनी एरोमेटिसिटी वापस से क्या कर लेगा, बेंजीन गेन कर लेगा, H प्लस को बाहर कर दिया, और फाइनली जो है वो आपको मिलेगा क्या, नाइट्रो बेंजीन। ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है। ये वाला स्टेप जो है क्या होता है, RDS होता है। सबको पता है कि ये स्लो स्टेप है, तो ये क्या है, RDS है। ये अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो कि किससे स्टेबल होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रेशन की रिएक्शन चलती है, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको ये यहां ध्यान देने हैं, जो ध्यान में रखने हैं, वो पहला पॉइंट तो ये है कि H2SO4 acts as ब्रोंस्टेट एसिड, ठीक है। तो H2SO4 जो है ना, ये तो ब्रोंस्टेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है ब्रोंस्टेट एसिड की तरह एक्ट, क्योंकि भाई यहां पर आप देख रहे हो, क्योंकि इसने H प्लस क्या किया है, रिलीज किया है। दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास H2SO4 जो है ना, यहां HNO3, क्योंकि H2SO4 ने तो H प्लस रिलीज किया, HNO3 ने वही H प्लस क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि HNO3 एक्ट्स एज ब्रोंस्टेट बेस। तो HNO3 जो है ना वो ब्रोंस्टेट बेस की तरह काम करता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब एक दो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने, कुछ दूसरे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी हम यहां पर काम में ले सकते हैं। देखो कि भाई इसके अलावा ये तो बेस्ट होता है, HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर है ये सबसे बढ़िया नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। अब इसके अलावा और कौन से नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो सकते हैं, देखो हाँ जी भैया जी, ऐसा है दूसरे जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना, उनमें सबसे पहले अदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स, देखो सबसे पहला जो है ना वो अपने पास है HClO4 प्लस HNO3, है ना। ये अपने पास दूसरा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 तो काम में लेते ही हैं, इसके अलावा आप ये भी काम में ले सकते हो। यहां से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो HClO4 हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये टूटेगा, HClO4 मतलब ClO4 माइनस और साथ में H प्लस में ये HNO3 क्या कर लेगा भैया जी, इसी H प्लस को HNO3 कैप्चर कर लेगा। ये हमारे पास HNO3 है, सेम टू सेम जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी वैसी ही रिएक्शन है। इसको जो है इसने लोन पेयर दिए,
यहाँ से जो क्या हुआ, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये पानी जो है वो लोन पेयर लेके बाहर निकला, तो पीछे जो है वो हमें क्या मिल गया, NO2 प्लस। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर के तौर पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सेकंड जो है वो केवल कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, या इसकी जगह आपको HNO3 प्लस HNO3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब अगर ये लिखा हुआ है तो भैया एक तो HNO3 का मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल इसी H प्लस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये OH और ये NO2, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और क्या मिल जाएगा आपको, NO2 प्लस बन जाएगा, है ना। कि भाई मैंने एक स्टेप बीच में कम कर दिया कि लोन पेयर देके H2O बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये H2O बाहर निकला, पीछे क्या बना, NO2 प्लस बना, है ना। तो ये भी हो सकता है आपको केवल कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में HNO3 लिखा हुआ मिले, या HNO3 प्लस HNO3 आ जाए। तीसरा जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो है भैया जी N2O5, ये भी आपको मिल सकता है। तो N2O5 ये जब ब्रेक होगा ना, तो N2O5 ब्रेक जो है वो होता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में। तो N2O5 ये ब्रेक होगा डायरेक्टली NO2 प्लस और साथ में क्या आएगा, NO3 माइनस में, ठीक है। ये इस तरीके से जो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे ब्रेक होगा तो ये NO2 प्लस ये ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर एक और अपने पास है BF4, या यूं कहो NO2 BF4, ठीक है, NO2 प्लस BF4 माइनस, ये भी डायरेक्टली जो क्या होगा, ब्रेक होगा, NO2 BF4, ठीक। तो ब्रेक जब होगा तो क्या क्या मिलेगा, NO2 प्लस और साथ में BF4 माइनस, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यही बेंजीन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप कोई भी काम में लो, है ना, चाहे आप HNO3 H2SO4 काम में ले लो, चाहे आप कंसंट्रेटेड HNO3 या HClO4 HNO3 N2O5 कोई भी काम में लो, सब में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नाइट्रेशन के लिए, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर देखना जरा कि चलो ये तो समझ में आ गया नाइट्रेशन जो है वो क्या है, रिएक्शन कैसे चलेगी। थोड़ा सा जो है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यही है कि ओवरऑल इसमें जो है वो क्या होता है, नाइट्रेटिंग स्पीशीज कौन सी होती है, NO2 होती है ना। अब देखना कि हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन के नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं भैया। NO2 ग्रुप जो है ना, जब बेंजीन पर जुड़ चुका है, देखो यहां तो बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन का नाइट्रेशन हमने करवाया, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया तो सबसे पहले क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। देखो बार बार इसकी मैकेनिज्म जो है वो हम नहीं लिखेंगे, बार बार ESR की मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि बेंजीन है, ठीक, और बेंजीन का सबसे पहले नाइट्रेशन करवाया हमने, यहां पर लिखा हुआ है HNO3 H2SO4, और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ठीक है, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। और इनसे क्या मिलेगा आपको, NO2 प्लस मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले रिएक्शन हुई। अब बेंजीन की तो सारी पोजीशन कैसी है, सिमिलर है, सबकी सब पोजीशन सिमिलर है, तो कहीं पर भी आप NO2 ऐड कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले क्या बना, नाइट्रोबेंजीन बना, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का फर्दर आगे जो है वो हमें क्या करवाना है, इसका आगे जो है वो एक तरीके से हमें नाइट्रेशन करवाना है, वही H2SO4 और साथ में HNO3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मिलेगा यहां से, NO2 प्लस। अब मुझे ये बताओ कि जो NO2 प्लस है, अब जो NO2 प्लस है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा। ये जो NO2 होता है ना, ये कैसा ग्रुप होता है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट कौन सा होता है, ये वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है भैया, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है,
क्योंकि हमें पता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -m से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और -m इफेक्ट बेंजीन रिंग की कौन कौन सी पोजीशन पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर होता है। तो ऑर्थो और पैरा पर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब भाई इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज के पास तो आ नहीं सकता, तो रेस्पेक्टिवली जो है वो मेटा पर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये मेटा पर जाके जुड़ेगा, और मेटा पर जुड़ेगा तो हमें जो है वो डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ये NO2 और ये NO2, ये है क्या, डाइनाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से रिएक्शन होगी किसके साथ, H2SO4 और साथ में HNO3 के साथ। यहां से जो क्या मिलेगा, वापस से NO2। अब देखो जी, कोई ऐसी पोजीशन आपको सर्च करनी है, कोई ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पर जो है वो ये दोनों के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। देखो यहां पर इसका +m है, सॉरी -m है, और इस पोजीशन इसका भी -m इफेक्ट है, यहां तो आ नहीं सकता। सेम टू सेम यहां पर भी दोनों के दोनों NO2 का -m है। ये वाली पोजीशन दोनों के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन पर हमारा जो NO2 है ना, ये जुड़ सकता है, और यहां पर हमें जो है वो ये मिलेगा कंपाउंड, ये NO2 और ये NO2 और ये NO2। अब ये कंपाउंड क्या है, तो ध्यान से देखो, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है, TNB 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अब देखो कि भाई सबसे, अगर हमारे पास जो है ये 4 कंपाउंड है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कंपाउंड है। इन चारों में से अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि यार ESR के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ESR के लिए रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं, रिएक्टिविटी ESR की चेक करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। क्या बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ESR के लिए रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यूं समझना कि यहां तो बेंजीन है, यहां NO2 का -m इफेक्ट लग गया, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई थोड़ी सी। भैया यहां दो NO2 लग गए, -m और ज्यादा बढ़ गया, रिएक्टिविटी और कम हो गई, ये वाला तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये देखा जाता है कि जो सबसे पहले वाली रिएक्शन है ना, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन हो जाती है, बेंजीन जो है वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब एक NO2 लग गया तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, तो भैया टेम्परेचर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्शन होती है 80 डिग्री के आसपास, 80 पर। भाई दो NO2 लग गए तो रिएक्टिविटी और कम हो गई है, तो और ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास कंडीशन है। भाई बेंजीन 50 डिग्री पर ही रिएक्शन क्यों किया, क्योंकि इन सब में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, बेंजीन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है रिएक्टिव, रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, तो कम से कम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप भी नहीं लगा है, इसलिए बेंजीन जो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाला थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो गया है, क्यों, क्योंकि NO2 की वजह से -m लगा, और -m लगने की वजह से यहां बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये वाला थोड़ा और कम रिएक्टिव हो गया है, क्यों, दो NO2 ESR के लिए रिएक्टिविटी थोड़ी और कम हो गई है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। फिर देखो जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी पर। तो आप समझो, अगर इसी की जगह टोलुइन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी रिएक्शन होती। जैसे टोलुइन है, ठीक है, सबसे पहले हम HNO3 और साथ में H2SO4, वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, H2SO4 HNO3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहां से क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा। अब मुझे बताओ कि यार टोलुइन में CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, CH3 का +H इफेक्ट होता है, और इसके अलावा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पर जाएगा, एक पैरा पर जाएगा। अगर हम पहले मेजर प्रोडक्ट चेक करें तो मेजर कौन सा होगा, तो भाई देखो कि ऑर्थो पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए जो है वो हम बोलेंगे कि ऑर्थो वाला मेजर होगा। तो सबसे पहले स्टेप में तो ये वाला बनेगा, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन। फिर इसके बाद में हम एक बार इसका और जो है वो नाइट्रेशन करवाते हैं, H2SO4 HNO3, दोबारा हमने नाइट्रेशन करवाया, क्या मिलेगा यहां से, NO2+, ये मिलेगा। अब दूसरा वाला NO2 कहां जाएगा, अब देखो जी, वही जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है, ये हमने जो वो सबसे पहली क्लास में बात करी थी कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन सिलेक्ट करनी है, किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, CH3। तो CH3 की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये इस पोजीशन पर जो है वो अपने पास NO2 इस बार जुड़ेगा। तो यहां आया CH3 और यहां आया NO2 और यहां पर जो है वो क्या जुड़ेगा, NO2, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक बार और रिएक्शन हम करवाते हैं,
और वही बात भाई, जैसे जैसे आप NO2 ग्रुप जोड़ते जाओगे ना, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो ESR के लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हमें तो जो है वो, अच्छा रिएक्टिविटी कम हो रही है तो इसको रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर लगातार बढ़ाना पड़ेगा। वही टेम्परेचर वाली कंडीशन जो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यहाँ देखो जी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NO2 प्लस मिला, और ये इस बार कहाँ जाएगा, ए की पोजीशन खाली है और वो है CH3 की ऑर्थो पोजीशन। तो भाई देखो यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, CH3 और ये NO2 और ये NO2 और ये NO2, ठीक है। इसका नाम हो गया अपने पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं TNT। अब ध्यान ये रखना है कि भाई चाहे अपने पास TNB हो और चाहे TNT हो, दोनों के दोनों एक्सप्लोजिव होते हैं, है ना, दोनों के दोनों भयंकर एक्सप्लोजिव होते हैं। दीज बोथ कंपाउंड्स आर एक्सप्लोजिव, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, दोनों बम बनाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया ओवरऑल हमारे पास नाइट्रेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन हमने देख लिया, जितने भी कंडीशन थी। अब देखो इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन अगर आती है तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, बस इलेक्ट्रोफाइल को आपको वहीं पर भेजना है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे किसकी, फिनॉल की, कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नाइट्रेशन हम करवाते हैं, फिर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल के बाद में हम एनिलीन के नाइट्रेशन की बात करेंगे। ये तीन ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो भाई देखो जरा कि नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का नाइट्रेशन देखना, हम अलग अलग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। जैसे एक डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 भी फिनॉल का नाइट्रेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि भाई फिनॉल खुद आयोनाइज हो सकता है H+ में, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जो है वो एक तरीके से NO2+ जनरेट हो जाता है, लेकिन NO2+ जनरेट होगा उतना ज्यादा अमाउंट में जनरेट नहीं होगा, इसलिए डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में फिनॉल का केवल मोनो नाइट्रेशन होगा। फिर कंसंट्रेटेड HNO3 हो सकता है, यहां HNO3 + H2SO4 हो सकता है। इन दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो क्या है, पिक्रिक एसिड, क्योंकि NO2+ की कंसंट्रेशन ठीक ठाक यहां पर मिलती है। आप समझना इसको कि यार ये फिनॉल है, फिनॉल खुद आयोनाइज हो सकता है फिनॉक्साइड आयन और H+ में, है ना। तो ये हमारे पास है फिनॉल OH, ठीक है। और यहां एरो पर लिखा हुआ है डाइल्यूट HNO3, ठीक है। रिएक्शन जो है वो नॉर्मली ये फिनॉल जो है वो रिएक्टिव होता है, ठीक ठाक रिएक्टिव होता है ESR के लिए, क्योंकि यहां पर जो है वो OH का +M इफेक्ट लगता है, इसलिए। तो आप ये मानो कि डाइल्यूट HNO3 से यहां जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, NO2+। रूम टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन हो जाती है, NO2+ आपको मिलेगा, और NO2+ कहां जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब यार कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो आप देखो ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि इसका +M इफेक्ट है ना, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला, ये है OH और ये है NO2। एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला, ठीक ठाक अमाउंट में, ठीक ठाक ऑर्थो वाला बनता है, ठीक ठाक पैरा वाला, यहां पर दोनों बनते हैं। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये वाला जो है ना अपने पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो एक तो बना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक क्या बना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, अब मैं एक दो लाइनें बताऊंगा जो कि NCERT की है। यहां ये है OH और ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहां क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो ये है भैया जी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यह है क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी तरफ हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि यह है OH, और यहां पर जो है, क्योंकि पैरा पर क्यों आया, पैरा पर इसलिए आया क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलती है, तो यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल। भैया पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहां इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे नहीं होगी, बल्कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक मॉलिक्यूल ये हो गया अपने पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का, और एक मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये वाला हो गया, ये NO2 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, OH है, और ये इसका NO2 है। तो भैया इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो इस तरीके से होगी। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन सी है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भाई देखो, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना,
एक होती है वोलेटिलिटी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो आप ये मानो कि वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इन दोनों में से बात करें तो भाई देखो यहां पर तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है ना। अब ये इंट्रामोलिकुलर नहीं करेगा, कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पर जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो मुझे ये बताना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कहां ज्यादा होंगे, यहां ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटिलिटी क्या होती है, कम होगी। तो ये वाला जो है वो लेस वोलेटाइल है, लेस वोलाटाइल, ठीक, मतलब जल्दी वेपराइज हो जाता है। जबकि यहां पर ये वाला जो कंपाउंड है ना, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना। ये मोर वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल। ठीक ठाक इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो ठीक ठाक डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद में ये देखो कि ये वाला जो है ना स्टीम वोलाटाइल होता है, स्टीम वोलाटाइल, ठीक है। और भाई एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम दोनों के इस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपको स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पता नहीं है तो भैया आप प्लेलिस्ट में जाओ, एस्टिमेशन प्योरिफिकेशन वाला टॉपिक जो है मैंने बहुत डिटेल में डाल रखा है, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, आप जाके देख लो, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट ये है कि द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। इस मिक्सचर को जो है वो हम स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये तो कब हुआ, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। फिर इसके बाद देखो जरा कि अगर मान लो यहीं पर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो क्या होगा, समझना। हाँ जी, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 फिनॉल है। अगर यही रिएक्शन में एक तो लिखा है कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, एक यहां पर लिखा है मान लो HNO3 प्लस H2SO4, ये लिखा हुआ है ना। और इन दोनों ही केस में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस, यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2 प्लस, ठीक है। इन दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस है, यहां प्रोडक्ट जो बनेगा OH, ये NO2, ये NO2 और ये NO2, ये क्या है 2,4,6 टाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। या इसको जो वो हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। सेम टू सेम यहां पर भी प्रोडक्ट यही बनेगा, ये OH NO2, ये हमारे पास क्या है NO2 और ये भी क्या है NO2। दोनों में प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और ये पिक्रिक एसिड भी होता है, पिक्रिक एसिड। लेकिन इस रिएक्शन में समस्या ये है कि यहां पर जो है वो इसका लेस अमाउंट, इतनी ज्यादा यील्ड नहीं मिलती है दोनों रिएक्शन में, है ना। पुअर यील्ड, कम यील्ड मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेथड काम में लेते हैं और जो है वो ज्यादा यील्ड बनाने के लिए, है ना, फॉर गुड यील्ड, ठीक है, गुड यील्ड बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, फिनॉल है, फिनॉल को पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। और फिनॉल का होगा सल्फोनेशन। अब यार सल्फोनेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन की सीक्वेंस यही है, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हें ये पॉइंट बता रहा हूं। सल्फोनेशन जो है वो अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन हमने करवाया, और सल्फोनेशन जब हम करवाएंगे तो सबसे पहले यहां पर ऑर्थो और पैरा पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
तो यहाँ पर आएगा क्या SO3H, और यहाँ पर भी क्या आएगा SO3H। तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या करवाना है, सल्फोनेशन इसका करवाना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने ट्रीट किया है इसको, और ये हमें मिला 2,4 डाइसल्फो जो है वो, या 2 हाइड्रोक्सी जो है वो अपने पास डाइसल्फोनिक एसिड एक तरीके से बन रहा है। और फिर इसके बाद में आप यूँ समझो कि इसको आपको ट्रीट करना है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब यहाँ थोड़ी सी रिएक्शन अलग होगी। ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास जो है वो आप बोल सकते हो एक NSR टाइप रिएक्शन है, या यूँ कहो कि ESR ही रिएक्शन होगी। यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, NO2+ ही मिलेगा, और ये NO2+ अब यहाँ से जो इसको SO3H को और इस SO3H को हटा देगा। इसके अलावा यहाँ से भी जो है वो हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ इस रिएक्शन में जो है वो ठीक ठाक अमाउंट आपको मिलता है NO2, और ये NO2 और ये NO2, ठीक है ना। अब भैया देखो जरा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो यहां पर हम क्या काम में ले रहे हैं, यहां पर हम HNO3 और H2SO4 काम में ले रहे हैं। एक मिक्सचर है अपने पास HNO3 और H2SO4 का। इसके अलावा यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, और कंसंट्रेटेड HNO3 या HNO3 प्लस H2SO4, ये जो ओवरऑल मिक्सचर होता है, रिजल्टेंट मिक्सचर जो होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर की तरह भी काम करता है। और ये क्या करता है ना कि ये जो पिक्रिक एसिड या जो फिनॉल बनता है उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, जो भी फिनॉल है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और जो है ऑक्सीडेशन से ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यील्ड क्या हो जाती है, यहां पर कम हो जाती है। यहां यील्ड कम क्यों होती है, इसलिए कम होती है क्योंकि जो पिक्रिक एसिड है, या फिर यूं कहो कि जो अपन ने कंसंट्रेटेड HNO3 काम में लिया है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है ना। और ऑक्सीडेशन अगर सबस्ट्रेट का ही ऑक्सीडेशन हो गया तो अपने आप कम बनेगा। जबकि अकेला H2SO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन पावर जो है, या यूं कहो कि अकेला जो है वो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो रेस्पेक्टिवली इस वाली रिएक्शन में जो है वो आपको यील्ड क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। और भाई ध्यान रखना, ये पॉइंट, प्रॉपर पॉइंट जो है वो NCERT का पॉइंट है, ये NCERT का पॉइंट है। तो NCERT से लिया हुआ पॉइंट है कि भाई फिनॉल में अगर आपको जो है पिक्रिक एसिड की गुड यील्ड बनानी है, बढ़िया अमाउंट में आप पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हो, तो उसका इस तरीके से जो आप क्या करवा सकते हो, एक तरीके से नाइट्रेशन करवा सकते हो। पहले सल्फोनेशन करवाओ, फिर इसके बाद में नाइट्रेशन करवाओ। सल्फोनेशन, ट्राई सल्फोनेशन भी हो सकता है, इसके बाद भी जो है आप नाइट्रेशन करवा सकते हो, तो भी ये वाला ही बनेगा। तो ये था फिनॉल। फिनॉल का जो है वो आपको क्या करवाना है, एक तरीके से नाइट्रेशन करवाना है, इस तरीके से करवाना है। अब नेक्स्ट जो है फिनॉल के बाद में जो अगला पॉइंट है वो है भैया जी अपने पास, अच्छा फिनॉल में ही एक चीज और याद आया, फिनॉल का नाइट्रेशन आप ऐसे भी करवा सकते हो। देखो जी कि यार फिनॉल की रिएक्शन एक और है, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, ठीक है। क्या मान लो हमें जो क्या करना है, केवल और केवल पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनाना है ना, तो फिनॉल का नाइट्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार फिनॉल की रिएक्शन पहले तुम करवाओ HNO2 के साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है। अब फिनॉल की रिएक्शन जब HNO2 के साथ करवाओगे, यहां सिंपल सा काम है, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा NO+। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन होगी ESR मैकेनिज्म से। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर जाएगा या फिर कहां जाएगा, पैरा पर। ऑर्थो और पैरा में से किसी एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला मेजर होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर क्या है, ज्यादा है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि मेजर प्रोडक्ट वहीं से बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और भाई ये वाला मेजर प्रोडक्ट अगर बन रहा है OH, और ये बना अपने पास पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, दिस इज नाइट्रोसो, ठीक। फिर इसके बाद में देखो कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये जो नाइट्रोसो है ना, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, नाइट्रो कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये OH और ये NO2। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाने का ये भी एक मेथड है, इससे पैरा वाला जो क्या बनता है, मेजर बनता है। तो ये था। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, HNO2 से जो है वो आपको NO+ इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल जो कहां से और कैसे मिला, ये हम समझ लेते हैं। देखिएगा, हाँ जी, ये समझो भाई, सिंपल सा काम है। जो अपने पास HNO2 है ना, ऐसा तो है नहीं कि जहां पर भी HNO2 होगा उसका केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा। मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो HNO2 जो है वो ये मान लो जो है वो ब्रेक होगा H+ और NO2-। आप कहोगे सर NO2- पड़ा तो है, डायरेक्टली अटैक करवा दो।
भैया हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो HNO2 है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये HNO2 की स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर दिया, H+ को एक्सेप्ट किया, और ये क्या बना भैया, वाटर बना, और वाटर क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से जो आसानी से H2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, NO+, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं भैया, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल तो हो चुका है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन के नाइट्रेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान सा काम है। एनिलीन का नाइट्रेशन देखो जी, हाँ जी भाई, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। भैया एक चीज मैं बता दूं, एनिलीन में जो NH2 होता है ना, उसका बहुत ज्यादा +M इफेक्ट होता है, और बहुत ज्यादा +M इफेक्ट होने की वजह से एनिलीन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, या यूं कहो कि रिएक्टिव होती है ESR के लिए, ठीक है ना। और अब होता क्या है कि क्योंकि बेंजीन रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कि यार हमारे पास ये एनिलीन है, ये NH2, ठीक है, इसका +M इफेक्ट है, और रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो बहुत ज्यादा +M इफेक्ट होने की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो रिंग जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और इस केस में एनिलीन का ऑक्सीडेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो मैं ये लिखूंगा कि ड्यू टू हाई +M इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन इज ए इजी प्रोसेस, ठीक है। और भैया जी इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही आसान होता है, आसान प्रोसेस होता है ना। और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा कि कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इजीली इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनिलीन will easily oxidized into a black matter, ठीक है। ये क्या करेगा भैया, जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, यहां पर HOX हो सकता है, या नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो सकता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। ये HOX वाली बात तो हमने पिछली क्लास में करी थी, जहां पर हमने इसका हेलोजिनेशन करवाया था। तो हेलोजिनेशन में हम याद करो कि एनिलीन के साथ पोलर प्रोटिक मीडियम लेते हैं, लेकिन वाटर नहीं लेते हैं काम में, वाटर फ्री सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वाटर फ्री सॉल्वेंट, क्योंकि भाई वहां पर HOX बनेगा, और वो HOX क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऐसे ही जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, उसमें HNO3 H2SO4 होता है, दोनों के दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसलिए जो वो क्या है, मिक्सचर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो भी क्या करेगा, एनिलीन को तुरंत एक ब्लैक मैटर, ये ब्लैक मैटर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक तरीके से मिक्सचर होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये NCERT का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, NCERT में बहुत ही अच्छे से एनिलीन में ये चीज लिखी हुई है। तो एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन नॉट बी डन, ठीक है, क्योंकि भैया जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होगा वो एनिलीन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब समझना जरा कि चलो ठीक है, लेकिन भाई फिर भी देखना कि हमने ये कहा कि इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मान लो 100 मॉलिक्यूल आपने एनिलीन के लिए, और 100 में से जो वो 90 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन 10 मॉलिक्यूल फिर भी ऐसे होंगे जो कि नाइट्रेशन या जिनका नाइट्रेशन हो सकता है। अब हमें उन्हीं 10 मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि इन स्ट्रोंग एसिडिक मीडियम,
ठीक है, एसिडिक मीडियम, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन will occurs, ठीक है, and a significant amount of meta product will also form। अब भैया जी ध्यान से देखना कि वैसे तो जो है वो हम बोलते हैं कि एनिलीन का एक तरीके से नाइट्रेशन नहीं होता है, लेकिन वही बात है 100 मॉलिक्यूल लिए तो 10 का नाइट्रेशन होगा, और उन 10 में से भी आप ये मान के चलो कि मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। देखो कैसे कि यार ये एनिलीन है, अब एनिलीन का नाइट्रेशन करवाने के लिए आपने यहां पर क्या काम में लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में आपने काम में लिया HNO3। वैसे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जितना भी एनिलीन आपने यहां पर लिया है उसमें ज्यादातर का ऑक्सीडेशन हो गया, कुछ जो है वो उसका नाइट्रेशन होगा। अब यहां देखना कि प्लस एम इफेक्ट इसका है, जो NH2 है ना इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस एम, और प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से जो NH2 ग्रुप है इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसा होगा, ये होगा भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2+, ये कहां जाएगा, ये ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पर जब ये गया तो एक तो प्रोडक्ट ये वाला मिला आपको ऑर्थो वाला NO2, एक प्रोडक्ट आपको ये वाला मिलेगा NH2 और ये NO2। अगर इन दोनों में से हम मेजर की बात करें तो ये वाला क्या रहेगा, मेजर रहेगा। क्यों रहेगा मेजर, क्योंकि भैया यहां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, तो ये वाला क्या है, मेजर है। फिर देखना कि मैंने क्या लिखा आपको यहां पर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा भी बनता है, और ठीक ठाक अमाउंट में, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बना, ठीक ठाक अमाउंट में मेटा बनता है, मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। यही क्वेश्चन था नीट में, ठीक है, नीट में यही क्वेश्चन था। जैसे अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो भैया यहां पर इसका तो है 51%, इसका है केवल 2%, और इसका बनता है मेरे भाई 47% मेटा वाले का परसेंटेज। आप देखो जरा कि यार ये तो समझ में आ गया, चलो ये तो मेजर है, लेकिन इसके बाद तो ये बनना चाहिए था, ये वाला तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि NH2 ग्रुप तो कैसा होता है, ये तो जो वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये वाला तो बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसे बना और वो भी इतना ज्यादा बन रहा है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन नीट में ये था कि क्या कारण है कि एनिलीन का जब हम एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहां पर ठीक ठाक अमाउंट मेटा प्रोडक्ट का भी बनता है। यही कारण, ये कारण आपको पूछा था, तो आप समझना कि क्या रीजन है इसका। भैया जी हमें पता है कि एनिलीन की नेचर कैसी है, बेसिक नेचर है, एनिलीन तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, और बेसिक नेचर का अगर है तो भाई सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, कि अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन ही करवाएंगे, अगर एसिड बेस रिएक्शन होती है तो भाई देखो जरा क्या होगा, इन एसिडिक मीडियम नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में ही होगा, है ना, और एसिडिक मीडियम में ये हमारे पास एनिलीन है, और एनिलीन जो है वो क्या है, एक बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है। और भैया जी H+ आया, कहां से आया, भरा पड़ा है H2SO4 HNO3, तो H+ जो है ना ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करके जो है वो एनिलीनियम आयन, दिस इज एनिलीनियम आयन, ठीक है। और भैया ये जो एनिलीनियम आयन होता है ना, ज्यादातर एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गई, और ये एनिलीनियम आयन, अब ये जो ग्रुप है अपने पास NH3+, इसका हाई -I इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये वाला कैसा होता है, ये भैया जी ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण जो है वो यहां पर क्या है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो इसलिए ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आप कहां पर भेजेगा, मेटा डायरेक्शन पर भेजेगा, कि भाई तू जा हर मेटा पर जाके जुड़ ले, ठीक है। तो ये बात है कि भाई क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है वो एसिड बेस रिएक्शन से एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट विल आल्सो फॉर्म, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन will converts
into anilinium ion, and which is meta directing. So significant amount of meta product will also form। ठीक है, तो भैया जी यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट का भी एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो मिलेगा, और ये जो है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था भैया एनिलीन का नाइट्रेशन। हम जनरली एनिलीन का नाइट्रेशन डायरेक्टली नहीं करवाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर भी अगर करवाएंगे तो यहाँ पर मेटा वाला भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एनिलीन आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर एक चीज और है, देखो कि यार इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ। इसका ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या था, बहुत ही ज्यादा था, और NH2 के एक्टिवेटिंग इफेक्ट के कारण, हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट के कारण इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आप NH2 के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को क्या कर दो, कम कर दो, तो भैया फिर जो है इसका इनडायरेक्ट नाइट्रेशन हम करवा सकते हैं। ध्यान दो जरा कैसे। इसको तो मैं मिटा रहा हूं, ये सारे पॉइंट जितने भी मैं बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, स्टेटमेंट सारे एनसीईआरटी के हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। हाँ जी भाई, कि भाई मैंने आपको ये कहा कि हमें एनिलीन का जो क्या करवाना है, एक तरीके से इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करवाना है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से इसको क्या करना है, बचाना है। तो आपको जो NH2 ग्रुप है ना, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने हेलोजिनेशन में भी ये पढ़ा है। तो देखना, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, ऑफ एनिलीन। ये जी सिंपल सा काम है ना, कि हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन से बच जाए। ठीक है, तो टू रिड्यूस प्लस M इफेक्ट, या इसको आप एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, है ना, ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, दिस ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन, ठीक है, या फिर बोल दो रिएक्शन विथ CH3CaOCl। ठीक है, इसके साथ आप इसको इसकी रिएक्शन करवा दो, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इसका प्लस M भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये समझना कैसे, याद करो, हमने जो ये सेम चीज पढ़ी है कहां पर, ब्रोमिनेशन में, कि यार पहले या हेलोजिनेशन में इसकी रिएक्शन आप करवा दो एसाइल क्लोराइड, या इसकी जगह आप एनहाइड्राइड भी काम में ले सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड काम में ले लिया, तो यहां रिएक्शन होगी इस नाइट्रोजन पर, यहां रिएक्शन होगी, है ना, और यहां रिएक्शन होगी, तो अगर इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ये तो क्या हो गया, HCl बाहर हो गया, और HCl बाहर हुआ तो ये हमारे पास पहले बनेगा, इसका नाम क्या बताया था, इसको हमने बोला था एसिटेनालाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, एसिटेनालाइड। और अब जो है ना, अब देखो इसका प्लस M क्या हो चुका है, कम हो चुका है। NH2 का तो ज्यादा है प्लस M, ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां लोन पेयर केवल बेंजीन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस पे, और इसका कम है क्योंकि लोन पेयर जो CO के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ प्लस M कम हो चुका है। यानी कि अब इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन उतना आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से इसका होगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में देखा क्या होगा, कि अब आपको क्या करना है, यहां पर रिएक्शन करवानी है इसकी नाइट्रेशन, वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम काम में लेंगे। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से क्या मिलेगा, NO2+। ठीक है ना, तो भाई यहां से जो है वो आपको मिला NO2+, और ये NO2+ कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, पैरा पर ज्यादा है, तो बस NO2+ यहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें क्या करवाना है, नाइट्रेशन। सेम यही मेथड था
जहां हमने जो इसका हेलोजिनेशन करवाया था, आगे इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। और वही बात है कि इसका हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो ये H और ये OH, तो वापस से जो है वो ये एनिलीन का इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करवाना है। यानी मोनो नाइट्रेशन अगर करवाना हो एनिलीन का, या अगर आपको एनिलीन को ऑक्सीडेशन से बचाना हो, तो ये मेथड हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये था भैया अपने पास नाइट्रेशन की रिएक्शन। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। क्या क्या इसमें पढ़ा, सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के बारे में पढ़ा, फिर इसके अलावा जो और भी कोई बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड है, जैसे टोलुइन है ना, बेंजीन का जो ट्राई नाइट्रेशन है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर फिनॉल का नाइट्रेशन देखा, एनिलीन का नाइट्रेशन देखा। ठीक, सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं भैया जी नेक्स्ट सल्फोनेशन पर। देखो जी, तो भाई नेक्स्ट है अपने पास ESR का सल्फोनेशन। ESR में हम सल्फोनेशन की बात करने वाले हैं। देखो, तो भैया देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। ठीक है, नाइट्रेशन के बाद में चौथी रिएक्शन है। इसके बाद में हमारे पास एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है ना, वो हम पढ़ेंगे। और फिर ESR खत्म, फिर आगे हम बात करेंगे FSR की। ठीक है, तो देखो जरा कि जो सल्फोनेशन है ये क्या रिएक्शन है। सल्फोनेशन में जो रिएजेंट है ना, सबसे पहले वो आप देखो, तो सल्फोनेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट चाहिए वो था भैया कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही चाहिए। हम डाइल्यूट H2SO4 यहां पर काम में नहीं ले सकते। क्यों काम में नहीं ले सकते ये भी मैं बताऊंगा। या फिर इसकी जगह आप काम में ले सकते हो भैया H2SO4 साथ में SO3, इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4। तो ये भी एरो पर लिखा हुआ मिल सकता है। या फिर इसकी जगह आप काम में ले सकते हो H2S2O7, दिस इज ओलियम, तो आप ये भी काम में ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप काम में ले लो। देखो ये जो मिक्सचर है ये वास्तव में क्या है, ये H2S2O7 ही है और कुछ नहीं है, अलग नहीं है ना। अब इन तीनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो। और सबसे जरूरी चीज कि भाई चाहे ये हो चाहे ये, इन सब से मिलकर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है ना, बस वो ध्यान में रखना है। इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ये मिलेगा SO3। तो सल्फोनेशन में जो सल्फोनेशन करता है या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, वो SO3 होती है ना। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3 इज ओवर इलेक्ट्रोफाइल। अब यार SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, या ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। देखो H2SO4, SO3 या ओलियम, इनमें तो आपको अलग से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों, SO3 ऑलरेडी फ्री स्टेट में है, डायरेक्टली अटैक हो जाएगा। लेकिन भैया कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे हुआ, तो यही हमें समझना है। तो पॉइंट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि भैया इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। हमें पता है, देखो H2SO4 हम काम में ले रहे हैं ना, तो जहां कहीं पर भी रिएक्शन होगी, ऐसा तो है नहीं कि H2SO4 का केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो H2SO4 ये जो है वो आयोनाइज हुआ सबसे पहले, H+ और HSO4-। ठीक, फिर इसके बाद में देखो क्या होगा कि H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। और ये H+ जो है वो इसने क्या किया भैया, प्रोटॉन इसको दिया, मतलब एक तरीके से प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया, लोन पेयर दिया। और लोन पेयर दिया तो पीछे देखो क्या बना, हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप बन रहा है, ये OH और ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। और ये गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। भैया जी पूरी रिएक्शन ध्यान रखना, सल्फोनेशन की जो कंप्लीट रिएक्शन है ना, वो पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है।
और रिवर्सिबल होने के कारण ही हम यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में लेते हैं। देखना कैसे कि भैया यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जैसे ही हुआ तो हमारे पास जो, अच्छा यहां सल्फर पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये वाला ऑक्सीजन जो इसको लोन पेयर देगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, और हमारे पास यहां पर बनेगा HO, ये डबल बॉन्ड, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और साथ में यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो यहां क्या हो गया, अलग हो गया नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अनस्टेबल है। ऑक्सीजन जो है वो H+ के इलेक्ट्रॉन इसने जो खींच लिए, H+ को भी बाहर कर दिया, और पीछे बना भैया SO3। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और भाई पूरी कंप्लीट रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। अभी मैंने कहा कि इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ही काम में लोगे, डाइल्यूट काम में नहीं लोगे। क्यों नहीं काम में लेंगे, क्योंकि यार अगर पानी मिला दिया आपने तो इधर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर इधर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम किधर चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, सल्फोनेशन नहीं होगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, वापस से रिएक्शन जो बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए हम सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 ही काम में लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन पूरी की पूरी रिवर्सिबल है। इवन यही नहीं, ये तो जो है वो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है, इसके आगे की रिएक्शन भी जो है वो रिवर्सिबल ही होगी। देखो जरा, कि भैया कंडीशन ऐसी है, ये बेंजीन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, SO3, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो किसकी तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, वही एरिनियम आयन है और कुछ नहीं है, एरिनियम आयन ही तो है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये H आया और ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो अगले स्टेप में जो है वो हमारे पास रिएक्शन जब होगी तो भैया यहाँ पर जो है वो अपने पास ये तो आया SO3 और ये माइनस, और आगे जो H+ की प्रेजेंस में जो हो इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये बनेगा भैया। तो सल्फोनेशन में ओवरऑल क्या बनता है, SO3H बनता है, कि बेंजीन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3, और रिएक्शन में क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से बेंजीन का सल्फोनेशन हुआ। कंप्लीट रिएक्शन जो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है ना। तो ये भी एक दो पॉइंट है जो हम लिख लेते हैं सल्फोनेशन के बारे में। देखो पॉइंट यही है कि भैया कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। सो वी कैन नॉट यूज dilute H2SO4 instead of concentrated H2SO4। ठीक है, तो हम जो डाइल्यूट H2SO4 काम में नहीं ले सकते कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 इक्विलिब्रियम will shift in backward direction। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होगा ना अपना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और यही कारण है कि हम डाइल्यूट H2SO4 काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है भैया एक तरीके से बेंजीन का सल्फोनेशन, बहुत ही आसान सा काम है। आप चाहे तो टोलुइन का सल्फोनेशन करवा सकते हो, तो भी कौन सा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, किसी का भी सल्फोनेशन करवा सकते हो, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि सल्फोनेशन जब होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, वही एक ही बात, ESR का सबका कंसेप्ट कैसा है, सेम ही है, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी।
है ना। तो ये है अपने पास बेंजीन का सल्फोनेशन। अब हम बात करते हैं फिनॉल और एनिलीन की। देखो जरा, पहले हम फिनॉल की बात कर लेते हैं, फिर हम एनिलीन की बात कर लेंगे। तो भैया देखो जरा कि सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल बहुत ही छोटा सा काम है ना। हालांकि एनसीईआरटी में फिनॉल के सल्फोनेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो जरा कि वही बात कि फिनॉल का सल्फोनेशन हम करवाएंगे, ठीक है, और वही कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पे। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलेगा? SO3, वही SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, फाइनली SO3H जुड़ेगा। हमें पता है फिनॉल जो है वो इसका OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक तो ऑर्थो पर आपको SO3H जो है वो मिलेगा ग्रुप, है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हो गया ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में आपको जो है ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। और इसमें जो है वो हमें पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये मेजर रहेगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो फिर जो है ये वाला मेजर हो जाएगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, देखो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर है ना। पैरा पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पर इसका -I भी लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कम टेम्परेचर है। तो कम टेम्परेचर पर क्योंकि ऑर्थो में यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ठीक, ये छोटा सा काम है फिनॉल का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, भैया जी आसान सा काम है। एनिलीन हमें पता है बेसिक नेचर का होता है, और सल्फोनेशन के लिए अगेन वही बात, मीडियम कैसा है? एसिडिक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बना भैया जी NH2 है, दिस इज NH2, तो NH3 और ये साथ में HSO4, NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये इसका नाम है। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर आप क्या करते हो 453 से 473 केल्विन पर इसको हीट करते हो, इतने टेम्परेचर पर, तो ये कंपाउंड रीअरेंज होके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तो आ जाएगा NH2 और यहां आ जाएगा भैया जी SO3H, है ना। ये है भैया अपने पास, आप बोल सकते हो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम सल्फेनिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सल्फेनिलिक एसिड होता है। इसकी खास बात देखना कि यहां पर NH2 ग्रुप ये तो होता है भैया बेसिक नेचर का, और जो SO3H है ये वाला ग्रुप ये होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो इसी मॉलिक्यूल में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और एसिड बेस रिएक्शन से ये वाला तो H+ देगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, और ये कंपाउंड जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तो आ जाएगा NH3+ और यहां आ जाएगा SO3-, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला कंपाउंड जो है ना, इसको हम क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल है, एसिडिक और बेसिक दोनों टर्मिनल है ना, तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो जो अपने पास पैरा सल्फेनिलिक या पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है या सल्फेनिलिक एसिड होता है, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भैया ये है अपने पास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? तो 2 रिएक्शन हमने कवर करी, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, और इससे पहले हम 2 रिएक्शन हैलोजिनेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दोनों कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भैया जी डाई एजोटाइजेशन की, ठीक है ना, और डाई एजो कपलिंग रिएक्शन की। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक ESR का ऑलमोस्ट जो है वो हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।